और सभी बच्चे बढ़िया हो, बढ़िया ही रहने चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए बीएससी थर्ड ईयर में तुम्हारे पास एक बुक है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्लियर, न्यूक्लियर का नाभिकीय और फिजिक्स भौतिकी। न्यूक्लियर फिजिक्स का मतलब होता है नाभिकीय भौतिकी। देखिए जो न्यूक्लियर फिजिक्स है तुम्हारे पास, इसमें अल्फा कण है, बीटा कण है, गामा कण है। क्लियर, एक गायगर नटल का नियम है, वो क्या होते हैं। ये नाभिकीय भौतिकी में नाभिक भी होता है, नाभिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और उसके भीतर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर, इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और उसमें भीतर क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर सभी को। अपन ऐसे ही बारी बारी से कि अल्फा कण क्या होता है, बीटा कण क्या होता है, गामा कण क्या होता है, इन सभी के बारे में अपन जानकारी करें। क्लियर सभी को। देखिए जो अल्फा कण होता है, क्या है, अल्फा कण होता है, इसमें क्या होता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, किसी भी नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो तो क्या हो जाती है, 4 कम हो जाती है, और जो परमाणु क्रमांक है वो कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। क्या बताया कि जब अपन अल्फा कणों का उत्सर्जन करते हैं, क्या करते हैं, अल्फा कणों का जब हम उत्सर्जन करते हैं तो किसी भी नाभिक में वो द्रव्यमान संख्या तो कितनी कम हो जाती है, उसकी 4, और परमाणु क्रमांक कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। क्लियर। और जो ये मतलब अल्फा कण होता है वो क्या होता है, वो जो हीलियम होता है, द्रव हीलियम का नाभिक होता है। द्विआयनिक हीलियम कैसा अणु होता है, द्विआयनिक अणु होता है। क्लियर सभी को। देखिए और बीटा का मतलब है, बीटा जब कण का उत्सर्जन होता तो बीटा कण का क्या कितने प्रकार से होता है, 2, एक तो बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। क्लियर सभी को। जब बीटा नेगेटिव की बात आएगी तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन, क्या, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक एंटी न्यूट्रिनो का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। किसमें, बीटा नेगेटिव 6। अगली बात आती है कि बीटा पॉजिटिव कण का जब हम उत्सर्जन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें से कि एक तो पॉजिट्रॉन का उत्सर्जन होता है, किसका होता है, एक तो पॉजिट्रॉन का, और एक न्यूट्रिनो अणु का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्लियर। तो बीटा नेगेटिव में तो एक इकाई की वृद्धि होगी, और जो अपने पास बीटा पॉजिटिव है उसके परमाणु क्रमांक में एक की क्या होगी, कमी। लेकिन बीटा जो कण का उत्सर्जन होगा उसमें द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। क्लियर सभी को। चल लिखिए अब इसमें पहला हेडिंग है अपना अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा कण, अल्फा कण। इसमें लिखिए अल्फा कण, अल्फा कण द्विआयनिक हीलियम, द्विआयनिक हीलियम परमाणु, हीलियम परमाणु होते हैं। क्लियर। अल्फा कण द्विआयनिक हीलियम परमाणु होते हैं। इस पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तथा इसका द्रव्यमान, दो प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन के, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्लियर। कि अल्फा कण क्या है कि द्विआयनिक हीलियम परमाणु होते हैं, तथा इनका द्रव्यमान क्या होता है, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है, और तथा इस पर आवेश कितना होता है, +2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर सभी को। चल अगला हेडिंग डालिए अल्फा कण का उत्सर्जन, अल्फा कण का उत्सर्जन, उसको अल्फा कण का उत्सर्जन बोल लीजिए या अल्फा 6 बोल लीजिए। क्लियर सभी को। चलिए लिखिए इसमें किसी नाभिक से अल्फा कण
किसी नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जन की प्रक्रिया में नाभिक की द्रव्यमान संख्या 4 कम तथा परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाता है। उत्सर्जन होने वाले नाभिक को पितृनाभिक तथा उत्पाद नाभिक को पुत्री नाभिक कहते हैं। कि किसी नाभिक से अल्फा कण का जब उत्सर्जन होता है तो उसकी नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या वो तो कितनी कम हो जाती है, 4, और जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है। और जहां पर उस कण का जब उत्सर्जन होगा उसको क्या बोलेंगे, पुत्री नाभिक, और जिस उत्पाद नाभिक को क्या बोलेंगे, पुत्री नाभिक बोलते हैं। क्लियर सभी को? चलिए देखिए, इसमें जैसे ZX से जब इसका अल्फा कण का उत्सर्जन करवाएंगे तो क्या होगा अपने पास, परमाणु क्रमांक में तो कितनी कमी हो जाएगी, 2, और द्रव्यमान संख्या कितनी कम हो जाएगी, 4 प्लस 2He4, और आगे लिख देना अल्फा का। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बाण में यूरेनियम 238, जब अपन इसका अल्फा 6 या अल्फा कण का उत्सर्जन कराएंगे तो परमाणु क्रमांक में तो कितनी कमी हो जाएगी, 2, और द्रव्यमान संख्या में कितनी कमी हो जाएगी, 4, तो कितना बच जाएगा अपने पास, 90, और 90 किसका होता है, थोरियम 234 प्लस 2He4 नोट करिए जल्दी, 2He4। बता लिया होगा। चलिए एक तो ये कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अल्फा उत्सर्जन उन सभी नाभिकों में होता है, उन सभी नाभिकों में होता है जिनके लिए A ग्रेटर देन 210 होता है, A ग्रेटर देन 210 होता है। अल्फा उत्सर्जन में प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा तथा उत्सर्जित उत्पादों की
उत्सर्जित उत्पादों की कुल द्रव्यमान ऊर्जा अंतर कुल द्रव्यमान ऊर्जा अंतर को प्रक्रम की विघटन ऊर्जा Q कहते हैं। देखिए एल्फा कण का उत्सर्जन उन सभी नाभिकों के लिए होता है जिनके लिए A ग्रेटर देन 210। A क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। अगर द्रव्यमान संख्या 210 से ज्यादा है तो उन सभी नाभिकों में एल्फा कण का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्लियर सभी को? चलिए उतार लीजिए यहां तक। नीचे लिखिए अल्फा 6 में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इनमें पहला लिखिए अल्फा कणों की ऊर्जा का क्षय गैस के अल्फा कणों की ऊर्जा का क्षय गैस के आयनन के रूप में होता है। इसे अल्फा कण की परास कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। किसको? अल्फा कण की परास को। दूसरी विशेषता लिखिए इसमें। दूसरी लिखिए अल्फा कणों का ऊर्जा वर्णक्रम विभक्त होते हैं। विभक्त का मतलब होता है कि सतत नहीं होते हैं। क्लियर? तीसरा लिखिए तीसरी अल्फा कणों के वर्णक्रम ऊर्जा वर्णक्रम में सूक्ष्म संरचना पाई जाती है। चौथी लिखिए एक ही तत्व से उत्सर्जित सभी अल्फा कणों की ऊर्जा समान नहीं होती है। क्लियर?
कि क्या क्या विशेषता है कि अल्फा कणों की ऊर्जा का क्षय गैस के आयनन के रूप में होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कणों की परास बोलते हैं, और जिसे अपन किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। इसका जो वर्णक्रम होता है वो क्या होता है, विभक्त होता है। तथा और अल्फा कणों का ऊर्जा वर्णक्रम की संरचना कैसी होती है, सूक्ष्म संरचना पाई जाती है। किनकी, अल्फा कणों की। अगला है, एक ही तत्व से उत्सर्जित सभी अल्फा कणों की ऊर्जा समान नहीं होती। किसी की 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी की 14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसी की 7 मेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे अल्फा कणों की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। क्लियर सभी को? चल नोट कर लीजिए जल्दी। बता लिया? चलिए अगला हेडिंग डालिए, गाइगर व नटल का नियम। गाइगर व नटल का नियम। देखिए, जो गाइगर तथा नटल ने एक संबंध दिया था अपने नियम में कि वो क्या था, वो रेडियो सक्रियता होती है। क्या होती है? रेडियो सक्रियता की जो क्षयांक होता है, रेडियो सक्रियता क्षयांक, रेडियो सक्रियता क्षयांक होता है, उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा। किससे करते हैं, लैम्डा। और उससे उत्सर्जित अल्फा कणों की परास, तो अल्फा कणों की परास को किससे डिनोट करते हैं, आप। इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित किया, किसने, गाइगर तथा नटल ने। और उसी संबंध को अपन क्या बोलते हैं, गाइगर तथा नटल का नियम बोलते हैं, या गाइगर नटल संबंध बोलते हैं। वो संबंध अपने पास था कि लॉग लैम्डा बराबर a प्लस बी लॉग आर, a प्लस बी लॉग आर, जहां पर लैम्डा क्या है अपने पास, रेडियो सक्रियता क्षयांक, और a और b क्या होते हैं वहां पर, नियतांक, और लॉग आर क्या होता है अपने पास वहां पर, उससे उत्सर्जित जो अल्फा कणों की जो परास होती है वो। तो इससे जो संबंध निकला है कि लॉग लैम्डा बराबर a प्लस बी लॉग आर, तो अपने पास लैम्डा तो रेडियो सक्रियता क्षयांक हो गया, आर क्या हो गई, अल्फा कणों की परास, और a और b क्या हो गए अपने पास, नियतांक। तो ये संबंध जो होता है या ये नियम होता है वो क्या होता है, गाइगर व नटल का नियम होता है, या गाइगर नटल संबंध कहलाता है। तथा इससे जो अपने पास जो श्रेणियां बनेंगी, गाइगर नटल नियम में सभी श्रेणियां होती हैं, वो किस क्रम में होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं। सभी श्रेणियां कैसी दिखाई देंगी, समांतर रेखा में दिखाई देती हैं। किसमें, गाइगर नटल नियम में। क्लियर सभी को? चल लिखिए, इसमें हेडिंग डाल लीजिए, गाइगर नटल का नियम। गाइगर तथा नटल का नियम, गाइगर तथा नटल का नियम लिखिए। इसमें इनके अनुसार रेडियो सक्रियता क्षयांक लैम्डा, इनमें रेडियो सक्रिय इसके अनुसार रेडियो सक्रिय तत्व के क्षयांक लैम्डा, रेडियो सक्रिय तत्व के क्षयांक लैम्डा तथा इनसे उत्सर्जित अल्फा कणों की परास आर में एक
संबंध होता है। क्या होता है वो? लॉग लैम्डा बराबर a प्लस बी लॉग आर। नीचे लिख देना, जहां a व b नियतांक हैं, a व b नियतांक हैं, इस संबंध को गाइगर व नटल का नियम कहते हैं। इसमें एक वो बनाई है फिगर, ये होता है अपने पास लॉग लैम्डा, ये अपने पास होती है लॉग आर, ये x, ये y, ये अपने पास कुछ श्रेणियां होती हैं। इसका नाम दे लीजिए यूरेनियम श्रेणी, इसका दे लीजिए थोरियम श्रेणी, और लास्ट वाले का दे लीजिए एंटीनियम श्रेणी। क्लियर? यहाँ लिख देना, इसके नीचे लिखना है, तुम कंटिन्यू करना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए लिख लेना लॉग बेस में मैंने क्या लगा दिया 10, इससे कोई फर्क नहीं, लॉग बेस में 10 लैम्डा व लॉग आर के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो लगभग समांतर सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं सभी श्रेणियों के लिए नियतांक b लगभग नियत रहता है, जबकि a नियतांक भिन्न भिन्न श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न होता है। नोट कर लीजिए जल्दी। क्लियर सभी को? अब इससे आगे अपन बीटा कण का उत्सर्जन और गामा कण का उत्सर्जन कैसे होता है उसकी अगली वीडियो में। क्लियर सभी को? चलिए इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना और एक बार पढ़ लेना। क्लियर सभी को? चलिए।